जो फिलॉसफी थी वो कहां पैदा हुई। बड़े बड़े नेता 5-5 घंटे के भाषण, प्रवचन चलते हैं। आपको कोई चीज अच्छी लगे न लगे ये एक अलग बात है, लेकिन सच कभी बदलता नहीं है। और सच सेलेक्टिव नहीं होता कि ये सच मेरे लिए अच्छा है तो फिर कभी आपके लिए अच्छा है, नहीं। हमें आज तक एक झूठ बताया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना उसने भारत को बांटा, उसने 2 नेशन थ्योरी की मांग की। यह बिल्कुल गलत है। 1868 में एक शख्स जिसे अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया, मेरठ की अपनी स्पीच में पहली बार उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और एक साथ नहीं रह सकती। यह उनका बयान है। और वही आदमी उसने अंग्रेजों से मिलकर के एक कॉलेज बनाया। उस कॉलेज का नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे 1920 में पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। वो सर सैयद अहमद खां जिसने ये ख्वाब देखा, जो फिलॉसफी दी 1868 में, वो 1947 में पूरी हुई। इसलिए जब कोई जनरेशन को भ्रमित कर दिया जाए, ये दुनिया में होता है कि अगर आपको समाप्त करना है तो आपकी बिल्डिंगों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो अगली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके जहन में ऐसा नैरेटिव बिठाया जाए कि वो अपने होने पे कुंठा हो, उनको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं और वो हर चीज को इस कुंठा में देखें कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें तो दुनिया ने सब कुछ दिया, उसके बाद हम जाने। और ये सिलसिला कोई ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हो गया हो। बहुत पहले, अब 1835 उस वक्त के उस अंग्रेज की पार्लियामेंट की वो स्पीच अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको पढ़ लें। उसने ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में स्पीच दी कि अगर भारत पे लंबे समय तक राज करना है तो आपको भारत के उस ताने बाने को, जिससे समाज जुड़ा हुआ है, जिसमें समग्रता में न कोई बनिया है, न ठाकुर है, न अगड़ा है, न पिछड़ा है, वो जो संस्था है, उसको जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, भारत पे लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद उसने कहा कि वो संस्था है, उसे गुरुकुल कहते हैं। और उसके बाद में पहला कॉन्वेंट स्कूल बंगाल में खुला और फौरन यह ऐलान हुआ कि जो इंग्लिश जानता होगा उसको सरकार नौकरी पहले देगी। तो होड़ लग गई लोगों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की, और आप वहां से टूटना शुरू हुए। और मैकॉले ने क्या किया, और मैकॉले की नाजायज औलादों ने 1947 के बाद क्या किया, आज भी आप धनाढ्य है, पैसा है, रुपया है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से कहीं आप अपने आप को एक कमजोर, डरा हुआ, सहमा हुआ, बोलने में डरते हैं, सुनने में डरते हैं, बात कहने में डरते हैं, सच बोलने में डरते हैं। उसके पीछे वो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत सोच समझ के अंदर आप भरा गया। सरकारें बहुत आई, बहुत चली गई, आपके एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव हो गए, लेकिन जो समझदार लोग थे उस वक्त, जिनके निशाने पे प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं थी, गृह मंत्री की कुर्सी नहीं थी, उन्होंने बहुत सोच समझ के जो सबसे अनइंपॉर्टेंट विभाग था उसकी मांग की। और हमारे फूल वाले चाचा बिजी रहते थे, उनको कोई मतलब नहीं था।
ठीक है, दे दो उसको। इसलिए यह आपको पता होना चाहिए, तथा कथित 15 अगस्त 1947 की आजादी के बाद जब सरकार बनी तो एक आदमी 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1906 में भारत आया, बंगाल में रहा, न मदरसे में गया, न स्कूल में गया, न कॉन्वेंट में गया, न गुरुकुल में गया, न सिपारा पढ़ा, न कुरान पढ़ा। उसको इस देश ने 1947 से लेके जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई 1958 तक देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। और सिलसिला रुका नहीं। अब तक जितनी सरकारें आई उसमें 6 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने। और आप पे डबल आरोप है। 6 शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी आज भी कहते हैं हम शिक्षा में पीछे हैं। और उन्होंने जो जघन्य अपराध किया वो अपराध रुका नहीं अभी तक। इसलिए आप अपने बच्चों को लाख कुछ भी सिखा दें, जब तक आप अपने घर में उनको सच नहीं बताएंगे तब तक कुछ बड़ी क्रांति होने वाली नहीं है। मेरे इस सफर के मूल में एक ही तथ्य है, ओरिजिनल सोर्स के साथ पूरी शक्ति से बुलंद आवाज में अपनी बात रखो। संचार क्रांति के इस दौर में अगर मेरे मुंह से कोई बात गलत निकलेगी तो मेरे उड़ीसा छोड़ने से पहले मुझे पता चल जाएगी। इसलिए इसकी इजाजत नहीं है कि जो मंच पे आ गया है, खड़ा हो गया है, वो ज्ञानी है, उनके प्रवचन सुनिए, वो चाहे 50 बातें झूठी बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत करिए। इसलिए मैं मानता हूं, क्योंकि आजकल एक बड़ा टॉपिक है देश में, लोगों को चिंता है, लोग टीवी में उसकी रोज खबर देखते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है चाहे मैं हूं या आज के प्रोग्राम के आयोजक हो और तमाम सारे लोग जो आज यहां अपना महत्वपूर्ण समय छोड़कर आए हैं, मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आए हैं, इतनी सारी माएं हैं और बहनें, जब समय आता है तो प्रकृति बिना बताए लोगों को चुन लेती है और जो काम उसको कराना होता है वो ऐसे ही किसी से कराती है। उसके लिए एमपी बनने की जरूरत नहीं होती है। उन्हें मालूम है कि कुछ लोगों को एमपी बनने के लिए पैदा हुए हैं, वो सब कुछ दाव साम दाम दंड भेद पैसा रुपया ये वो करके एमपी बन जाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इसलिए आज के दौर में मैं और हमारे तमाम साथी, जो कहा गया कि मैं 3 घंटे बोलता हूं, आप कहें तो मैं सुबह 4 बजे तक बोल सकता हूं। यह इसलिए नहीं है कि बोलने में कोई एनर्जी खर्च होती है, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं मंच पे आता हूं, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है। एक शक्ति जिसने इस कार्य के लिए मुझे चुना है वही बुलवा रही है मुझसे। इसलिए आज का जो दौर है, मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूं, बहुत ही पॉजिटिव हूं, और जो मेरे सामने तस्वीर नजर आती है वही चाहता हूं कि आप भी देखें। हमने सुभाष को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, पटेल को नहीं देखा, हमने उनके किस्से पढ़े, लेकिन आज हमको एक भूमिका दी गई है। उस भूमिका में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की हमारे दौर में ही लग रही है। जिस सावरकर को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए गांधी के हत्याकांड से जोड़ा और सावरकर को एक विलियन बना के पेश किया, उसके पीछे की मानसिकता को समझे। जब आपको बड़ा जघन्य अपराध करना होता है तो उस अपराध को छुपाने के लिए कुछ बेगुनाह लोगों को आगे कर दिया जाता है ताकि इतिहास ये समझे कि यही हैं, ताकि उनके ऊपर कभी पर्दा ना पड़े। मुझे खुशी है कि हम उस दौर में आए हैं
कि जितने भी पर्दे पड़े हुए हैं, एक एक पर्दा जब तक उतरेगा नहीं तब तक मन से बोलना बंद नहीं होगा। इसलिए जिस सावरकर को सुना है मैंने, आलू से सोना बनाने वाला कहता है आई एम नॉट ए सावरकर, तुम्हारी औकात भी नहीं है, तुम्हारे खानदान में कोई पैदा नहीं हो सकता जो सावरकर बन सके। सावरकर बनना आसान काम नहीं है। सावरकर के बारे में जानते नहीं है, लेकिन एक अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए किसी बड़े आदमी को गाली देने से तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। सावरकर जिससे दिल्ली घबराती थी, कभी नाम नहीं लेती थी। पॉलिटिकल पार्टी भी जो सावरकर के कभी कभी बीच बीच में चुपचाप चुपचाप बोलते थे, उनमें भी खुले में बात करने की हिम्मत नहीं थी। और उनकी खामोशी और उनका डर कभी कभी एहसास कराता था कि सावरकर से ये क्यों डरते हैं। लेकिन इस सफर में ये हमारे ही भाग में है, ये आपके ही भाग में आया कि जिस सावरकर से लोग दूरी बनाते थे, जिस सावर की तस्वीर लगाने से डरते थे, आपने अपने जीवन में पहली बार अपने दिल पे हाथ रखिएगा, मैं नहीं जानता, अपने आप से सवाल पूछिएगा, ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो भी कुछ छोटा मोटा परिवर्तन आपको लगता है जो हो रहा है, ये परिवर्तन कोई सरकार का नियम कानून नहीं है जो आज बनाए कल खत्म हो जाएगा। ये हो क्यों रहा है, इसकी जड़ में जाइए। सनातनी हिंदू अपने अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड से पहली बार बाहर निकला है। उसको हमेशा चिंता होती थी लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हम फला का समर्थन करेंगे तो लोग हमें ऐसा ही सोचेंगे। आपने इन 70 सालों में यादव, ठाकुर, बनिया, अन्य, अगला, पिछड़ा, ये वो सब किस्म के फॉर्मूले अप्लाई कर लिए, लेकिन 80 करोड़ होने के बाद भी, हाईएस्ट टैक्स देने के बावजूद भी सबसे ज्यादा आपको चला गया। आप अपना हीरो चुनने में भी उसकी कास्ट देखते हैं, उसकी पढ़ाई देखते हैं, वो कितना काबिल है ये देखते हैं। सत्ता चुनते वक्त डिग्री काम नहीं आती है। भारत का इतिहास बताता है जिसके ने अपनी मार्कशीट की चिंता की, अपने नंबरों की चिंता की, उनमें से एक ने भी जब राष्ट्र पे संकट आया तो डिग्री की चिंता की, राष्ट्र की चिंता नहीं की। और यह बात मैं तथ्यों पे कह रहा हूं। भी साल भर पहले बलिया गया था। बलिया में बड़े बागी हैं, पूरे बलिया शहर को कहा जाता है यहां बागी लोग पैदा होते हैं। मेरे मन में एक सवाल बहुत समय से खटक रहा था। अब बलिया वालों ने बुला लिया, मैं नहीं जानता कि कौन सी वो बात है कि मैं सोच रहा था कि मुझे कोई बुलाए, उन्होंने बुला लिया। वहां मिला लोगों से तो कुछ ने वो बात मुझे थोड़ी थोड़ी बताई। तो मैं उस गांव भी गया जिसके कारण बलिया बहुत मशहूर है। आपको अफसोस भी नहीं होगा, आपको दुख होगा इस बात का कि हम इतने लंबे समय तक जो हमारे हीरो थे,